मिडल ईस्ट का नक्शा बदलते हुए दिखाई देगा। यदि पाकिस्तान ने अपनी गोटियाँ ठीक से नहीं खेली तो हो सकता है पाकिस्तान का नक्शा भी तब्दील हो जाए। मुझे तो अनुमान ये भी है कि जिस प्रकार से सीरिया में एक यूएसए के डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या बलूचिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने सैंक्शन किया है, कि बलूचिस्तान को आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकते? सारी खनिज संपदा बलूचिस्तान के पास है, पाकिस्तान में तो बचा क्या? तो फिर मैं पाकिस्तान का साथ क्यों दूँ? तो मैं पहले बलूचिस्तान को आज़ाद करूँगा मैं और बलूचिस्तान के साथ डिस्कस करूँगा, ये भी तो संभव है। ईरान को इज़राइल पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है क्योंकि इज़राइल के एक्जिस्टेंस की बात है। अमेरिका ईरान को इतना मारना चाहता है और वहाँ के लोगों में इतना भय पैदा करना चाहता है कि ईरान एक खतरा बना रहे, लोग डरते रहें और उससे हथियार खरीदते रहें। और इस युद्ध में आपने देखा होगा किस तरीके से ईरान का डर जो है वो पड़ोसी मुल्कों में मिडल ईस्ट पे जिस तरीके से फेरा गया। और भारतवासी से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप निडर होकर पॉपकॉर्न लेकर बैठिए, टीवी पर या किसी भी सूरत में युद्ध को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर युद्ध की आँच जो है, वो आपके ऊपर आने वाली है नहीं। जो आँच दिखाई दे रही है वो क्रिएट की गई है, असल में ऐसी आँच है नहीं। इस समय आप भारत में पैदा हुए हैं, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए सोने से पहले कि इसके अलावा जिस देश में पैदा होते आपके बुरे हाल होते। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो ट्रंप के गुलाम हैं। ट्रंप उनकी सरकार जो है वो 2 मिनट में गिरा सकते हैं। ट्रंप उनसे कूदने के लिए कहेंगे तो प्रधानमंत्री पूछेंगे कि कितना ऊपर कूदना है। इस हद तक राहुल गांधी बोलते हैं, क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निर्बल है जो राहुल गांधी बताने का प्रयास। देखिए जदय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ट्रंप साहब बोलेंगे तो मोदी जी कूदेंगे या मोदी जी बोलेंगे और ट्रंप साहब कूदेंगे? देखिए, अगर ट्रंप साहब के कहने पर मोदी जी कूद रहे होते, तो इस समय कतर से आने वाली गैस अगर बाधित हुई है, तो अमेरिका हमें गैस नहीं भेज रहा होता, नॉर्वे गैस नहीं भेज रहा होता। तो ये एक चीज़ बताती है कि हमारे परोक्ष रूप से संबंध कैसे रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से कैसे रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से बेशक ट्रंप साहब दिखा रहे हों कि मोदी जी का वो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करते, जैसा कि दुनिया को देखने को दिखता है। परंतु क्या दोस्ती ऐसी होती कि ऊपर से दिखा रहे हैं बुरा-बुरा और अंदर से भला कर रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी साहब के काम की वजह से ट्रंप साहब की गद्दी भी बची हुई है। आगे बात बढ़ेगी तो उस पे खुलासा भी मैं देना चाहूँगा। लेकिन मानने वाली बात ये है कि रीढ़ की हड्डी छोड़िए, इस समय यदि भारत की प्रतिष्ठा बाहर है, और मैं बड़े सोच समझ के इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास विदेश मंत्रालय में काम करने का 6 साल का अनुभव है। इस दुनिया के प्रत्येक देश के डिप्लोमैट के साथ मैंने बात की है और अधिकतर ने मुझसे एक शब्द बोले हैं, अंग्रेजी में एक वाक्य बोला है, और ये है कि मिस्टर चौबे, कैन यू प्लीज़ लेंड योर प्राइम मिनिस्टर टू अस फॉर अ ईयर? तो अगर कोई गुलाम है, तो काम करने के लिए कोई उधार नहीं माँगता, वो खरीदता है। तो उधार माँगा है तो कुछ तो बात होगी, जिस वजह से मोदी साहब की पूँछ जो है वो विदेशों में है और डिप्लोमैट्स मुझसे ये बात कहते हैं। तो राहुल गांधी देखिए इस समय जो बयान दे रहे होंगे शायद पॉलिटिक्स से ओत-प्रोत हो, इस समय ऐसे बयानबाज़ी होती है। हार्ट ऑफ हार्ट वो भी जानते हैं कि मोदी जी क्या हैं और उनका कितना सम्मान है और उनकी वजह से भारत की प्रतिष्ठा जो है, वो कितनी आगे बढ़ी है दुनिया में। जी। नहीं, जैसा आपने कहा, मगर विपक्ष ये बार-बार बताने की प्रयास कर रहा है कि जो ईरान इज़राइल में हो रहा है, उसमें जो हमारी, जैसा आपने कहा, विदेश नीति की बात करी, जी, कहा आज तक की सबसे विफल विदेश नीति जो है, जी, और विदेश नीति में सबसे ज़्यादा विफल सरकार जो है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही जी, है। जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हाँ। क्योंकि मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, एक व्यक्ति हैं टकर कार्लसन नाम है उनका। हुँ, टकर कार्लसन साहब एक अमेरिकन वेटरन का इंटरव्यू ले रहे थे और वेटरन का नाम है कर्नल मैकग्रेगर। हुँ, तो वो इंटरव्यू मैंने सुना और उस इंटरव्यू में टकर कार्लसन कर्नल मैकग्रेगर से पूछते हैं कि इस समय जो ईरान, अमेरिका और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, इसका भला अंत कैसे होगा? तो वो कहते हैं दुनिया में अगर इसका एक अंत करने में व्यक्ति सक्षम है, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। कहता है प्रधानमंत्री मोदी इस समय इज़राइल से लौट कर आए हैं, ईरान के साथ में उनके संबंध बढ़िया हैं, चीन के साथ में हालाँकि युद्ध झेला है परंतु चीन के साथ भी वो बात करते हैं, मिलकर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ में उनके संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ में उनके व्यापारिक संबंध हैं। तो इस समय यदि उस युद्ध को रुकवा सकता है, तो नरेंद्र मोदी हैं ऐसे व्यक्ति जो रुकवा सकते हैं। तो हाँ, वाक़ई मैं मानना चाहूँगा कि बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसीलिए दुनिया जो है वो इतनी पूछती है इनको। जी। वही जो बार-बार कहा जाता है कि चाइना घुस जा रहा है, पाकिस्तान आ जा रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री इस तरह के रहते हैं। देखिए हाँ, मज़े की बात ये है कि कोई भी आपकी नकल तब करता है जब आप में कोई बात होती है। हाँ,
मैंने आज सुबह को ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका बयान सुना जी। कि हम घर में घुस के मारेंगे। और ये घर में घुस के मारेंगे का बयान किसने दिया था पहले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप नकल किसकी करते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसकी आप नकल करते हैं। शायद मेरे कहे से आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, अभी देश में रहते हैं, फिर हम ईरान की तरफ बढ़ेंगे जी। कि ईरान युद्ध में क्या होने वाला है। जो कश्मीर में तस्वीरें दिखी जी। और जो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर सबने देखा कि ईरान के लिए इस देश में छाती पीटी जी, गई, जी। और अब तो यहाँ तक हो चुका है कि कश्मीर में लोग अपने बर्तन, गहने, कैश सब लेकर ईरान की तरफ जा रहे हैं। इन तस्वीरों का क्या मतलब है और ये देश को किस तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है? देखिए इस समय जो सब चीज़ें दिख रही हैं वो ईरान के प्रति नहीं है, हम्म, वो सिर्फ शिया समुदाय के लिए उनकी हम्म, सोच है, वो वहाँ जाती है। हम्म, क्योंकि अगर आप ईरान की बात करेंगे तो ईरान में हम्म, ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। हम्म, रेज़ा पहलवी वहाँ पर आना चाहते हैं। हम्म, आईआरजीसी जो है वो ईरान के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, हम्म, परंतु ईरान की जनता जो है हम्म, वो अपने खुद की गार्ड्स खड़ी करके वापस सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो इस समय ईरान जो है वो दो फाड़ है। हम्म, और यदि आप ईरान के लिए कर रहे हैं तो क्या आप दूसरे फरीक को भी देंगे कुछ, जी, या केवल एक पक्ष को देंगे? एक पक्ष जो कि हार्डलाइन इस्लामिक शिया सोच को रखता है। हम्म, तो मेरा मानना ये है कि ये ईरान के लिए नहीं है, हम्म, केवल समुदाय विशेष के लिए ये सामान एकत्रित किया जा रहा है। मजे की बात ये है कि लोगों ने चलिए जैसे तैसे करके सामान इकट्ठा भी किया, हम्म, और एक श्रीमान जी जो थे वो 1,85,00,000 का सामान लेके चंपत भी हो गए। हम्म, तो चोर को मोर भी लगते हैं। तो इतना कहूँगा कि आप किसी इस्लामिक देश से ज़्यादा इस्लामिक नहीं हो सकते। जी, ईरान इस समय करवट ले रहा है, अपनी कल्चर को पहचान रहा है। हम्म, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है बताने के लिए कि ईरान किस तरीके से अपनी कल्चर को क्लेम कर रहा है हम्म, और इस्लामिज़्म को हटा रहा है। हम्म, आप वीडियोस देखेंगे उस समय जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जब अज़ान की आवाज़ आती तो चिल्लाकर सीटी बजाकर उस आवाज़ को दबा रहे हैं और उस कल्चर को नेगेट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में आप देखेंगे कि एमबीएस जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारी कल्चर में 2 देवियाँ थीं। हम्म, तो इस्लामिक जगत जो हम्म, खैर-खा है पूरा, वो वापस अपने कल्चर की तरफ जा रहा है। हम्म, और न जाने क्या बीमारी है हम जैसे लोगों को कि हम्म। हम वापस पाषाण युग में अपने आप को धकेलने का प्रयास हम कर तो रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न होते जा रहे हैं, वेस्टर्न से ज़्यादा वेस्टर्न हो रहे हैं। हम वेस्टर्न से ज़्यादा वेस्टर्न हो गए और जो ये लोग हैं ये इस्लामिक से ज़्यादा हाँ। इस्लामिक हो गए। नहीं, ये तो देखा जा रहा है दुनिया भर में जो कल्चर एक रिफॉर्म कहा जाए, एक चीज़ें बदल रही हैं कि लोग पेगन कल्चर जो उनके रूट्स वाले कल्चर्स थे, उनकी तरफ वो बढ़ वापस रहे जा हैं, रहे हैं, वापस। वापस जा रहे हैं। पेगन कल्चर हो गया हाँ, सऊदी अरेबिया के बाद, हाँ। और ज़ोरोएस्ट्रियन कल्चर हो गया आपका, पर्शियन कल्चर हो गया हुँ, ईरान के लिए। हुँ, ईरान में आप देखेंगे ज़ोरोएस्ट्रियन सोसाइटी में हुँ, एक सिंबल है, उसको बोलते हैं गर्दून खुर्शीद। हुँ, गर्दून खुर्शीद हमारे स्वास्तिक से बिल्कुल आइडेंटिकल मेल जी, खाता है। जी, गर्दून खुर्शीद जो है कंटिन्यूटी की पहचान है। जी, हमारे यहाँ स्वास्तिक जो है वो समृद्धि की पहचान है। हुँ, इस्लाम में फिगरिन्स यानी कि किसी मूर्ति को देना जो है वो हराम है, हराम। हराम। लेकिन ईरानी डिप्लोमैट्स ने मुझे अपने हाथों से शेर खुर्शीद मूर्ति दी है, जिसमें एक शेर की प्रतिमा है। हुँ, तो ईरान जो है सब कुछ के बावजूद अपनी कल्चर को नहीं भूल रहा। नहीं। न जाने हम किस गुमान में। जो टर्म है ईरान और इज़राइल और अमेरिका युद्ध में 2 सवाल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। ये युद्ध ख़त्म कब होगा और इस युद्ध को जीतेगा कौन? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है अमेरिका कभी भी युद्ध को छोड़ सकता है मगर इज़राइल इस युद्ध को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसके आइडेंटिटी की बात है, उसके एक्ज़िस्टेंस की बात है, वो कभी भी चीज़ें समाप्त हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें जो चाइना के रूट्स हैं क्योंकि चाइना का सबसे ज़्यादा जो तेल व्यापार है, वो ईरान सर्किट से ही जाता है और ईरान के थ्रू ही जाता है। तो आगे चलकर अगर अमेरिका जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, चाइना पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इज़राइल का क्या रुख होगा, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए इस हुँ, समय जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हुँ, ये लंबा खींचेगा। हुँ, ट्रम्प साहब ने 6 अप्रैल तक का वक़्फ़ा दे रखा है। हुँ, 6 अप्रैल के बाद में फिर बमबारी होगी, फिर मिसाइलें चलेंगी, हुँ, ड्रोन्स चलेंगे, युद्ध होगा, हुँ, युद्ध बढ़ेगा, युद्ध फैलेगा और हुँ, गंदा भी होगा। हुँ, हो सकता है पाकिस्तान को इस युद्ध में लिप्त होना पड़े। हुँ, पाकिस्तान अपनी जान छुड़ाने के लिए हो सकता है भारत की ओर रुख अपना करना हुँ, चाहे। हुँ, तो जितने सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं इसी बात का द्योतक है हुँ, कि पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए ये फ्रंट खोलने का प्रयास करेगा कि भाई मुझे ईरान पे हमला नहीं करना, मुझे बचाओ। तो मैं क्योंकि भारत ने मुझ पे हमला कर दिया इसलिए मैं यहाँ पर व्यस्त हुँ, हूँ। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और कोई कारण नहीं है। युद्ध गंदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि युद्ध जो है वो अमेरिकन शोर्स तक जाएगा। हुँ, इस समय आपको ध्यान होगा कि 2 मिसाइल फायर हुई हैं डीगो गार्सिया पे। हुँ,
डिएगो गार्सिया की दूरी जो है वो ईरान से तकरीबन 4000 किलोमीटर है। जी। मेरा अनुमान है कि KB-26 नाम की चाइनीज मिसाइल जो है वो फायर की गई है, जिसको गुआम किलर भी कहते हैं। और मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि 2 ऐसी मिसाइल उनके पास में स्मगल होकर और आ गई हैं या आ रही हैं। अब 4000 किलोमीटर ईरान से अगर आप देखेंगे पश्चिम की ओर, तो पूरा यूरोप आता है। तो क्या कारण है कि यूरोप खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है? ये 4000 किलोमीटर मार करने वाली गुआम किलर जो है, ये अमेरिका को मार नहीं सकती, परंतु यूरोप को मार सकती है। तो अगर उनको लगा कि भाई यूरोप ने इनका साथ दिया है, तो ये मिसाइल का रुख उस तरफ भी हो सकता है। तो यूरोप का पीछे हटना जो है, ये भी कारण हो सकता है। इस चीज़ को हम नहीं भूलें। तो यूरोप खुलकर नहीं आना चाहेगा। यूरोप का किस तरीके से नेटो में किरदार है, वो भी हमको मालूम है। 5% जीडीपी का जो है वो अमेरिका लगाता है, नेटो केवल 2% लगाता है। ट्रम्प साहब उस बात से ज़्यादा खुश भी नहीं है। तो यूरोप जहाँ तक मुझे दिख रहा है खुलकर सामने नहीं आएगा। चार्ल्स डी गॉल फ्रांस से चला, लेकिन आके क्रीट के पास आके रुक गया। तो वो पर्शियन गल्फ की तरफ आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे नहीं दिखता कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जब तक डायरेक्ट अटैक ना हो, इस युद्ध में पार्ट लेने का प्रयास करेगा। और ट्रम्प साहब इस बात से खिन्न भी दिखाई देते हैं। मैं जो चाइना चाइना तो पूरे युद्ध में फंस चुका है ना, क्योंकि चाइना का आधे से ज़्यादा जो तेल, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तेल ईरान की तरफ से ही आता है। वो जो रूट वाला चर्चा चल रहा है वो चाइना का सबसे ज़्यादा लिंक उससे है। चाइना तो उसमें फंस गया है बुरी तरह से। तो जैसे कि ईरान ने बोला था कि हाँ। हमारे मित्र देश के जहाज जो हैं वो यहाँ से पार करके जाएंगे, तो भारत के जहाज आए। भारत के गैस के जहाज भी निकल के आए, तेल के जहाज भी निकल के आए। क्या चीन के जहाज को किसी ने रोका? तो चीन के जहाज भी चल ही रहे हैं। तो युद्ध का कितना असर चीन पे पड़ रहा है वो देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि चीन के पास में रिजर्व स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। भारत के पास में उतने रिजर्व स्टॉक नहीं जितने चीन के पास में है। तो चीन के पास में वो क्षमता है कि वो युद्ध की मार को बहुत देर तक झेल सकता है, जब तक कि उसके पास में ऑल्टरनेट सोर्स तैयार नहीं हो जाते। तो सर कहा जा रहा है कि अमेरिका का टारगेट सिर्फ ईरान नहीं था, अमेरिका का टारगेट चाइना भी रहा है इस युद्ध के अंदर, क्योंकि बार बार ये बोलना कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से चीज़ें जो दिखी कि समांतर तौर पर अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल पर कब्जा करने का प्रयास, जिस तरीके से देखिए वेनेजुएला में जो हुआ, वेनेजुएला का भी टारगेट क्या था, कहाँ से चाइना के रूट्स जुड़ रहे थे, और फिर जो अभी जो पूरी की पूरी ईरान में जो चीज़ें हुई हैं इसके रूट्स भी जाके चाइना से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या अमेरिका पूरा का पूरा खेल कर रहा है कि चाइना को कैसे भी करके, जो ग्लोबल पावर बनने की तरफ चाइना बढ़ रहा है कि हम तो अमेरिका को भी दबा देंगे, वो छोड़ने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस एक शब्द का हम उपयोग करते थे, डी डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस युद्ध के बाद वो शब्द समाप्त होता जा रहा है सर। अच्छा, चलिए मैं इस युद्ध को दूसरी तरफ से देखता हूँ। हम्म, मैं बात करता हूँ वॉर इकोनॉमी की। हम्म, जितना अमेरिका ने खर्चा किया इसके ऊपर, हम्म, अगर आप 3 कंपनीज को ले लें, 3 कंपनीज के नाम है लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और नॉर्थरॉप ग्रुमन। इन कंपनीज ने इतना पैसा कमाया है, जितना खर्चा हुआ है उसका दुगना कमा लिया। मेरा मानना ये है कि ये युद्ध जो है ये वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं, ये आर्म्स लॉबी को खुश करने के लिए किया जाता है। देखिए, ईरान को इजराइल पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस की बात है। अमेरिका ईरान को इतना मारना चाहता है और वहाँ के लोगों में इतना भय पैदा करना चाहता है कि ईरान एक खतरा बना रहे, लोग डरते रहें और उससे हथियार खरीदते रहें। और इस युद्ध में आपने देखा होगा किस तरीके से ईरान का डर जो है वो पड़ोसी मुल्कों में मिडिल ईस्ट पे जिस तरीके से फेरा गया। मेरा मानना ये भी है कि आपने देखा होगा 12 दिन के युद्ध में अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस को तुरंत खाली किया था। क्या इस बार युद्ध में अमेरिका ने किसी बेस को खाली किया? तो क्या अमेरिका अपने सैनिकों को BAIT होता है ना, चुग्गा बना के रखे हुए हैं कि भाई तुम उस पर अटैक करो, इन देशों पे अटैक होगा तो इन देशों में डर होगा, ये देश मेरा साथ देंगे? ये भी संभव है। तो युद्ध में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी कि हमें पता लगता नहीं या हम देखना नहीं चाहते। मैं इस युद्ध को बिल्कुल दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये युद्ध जो है वो एमुनिशन के अलावा इकोनॉमिक स्थिति पर भी लड़ा जा रहा है। साइकोलॉजिकली तो लड़ा जा रहा है, कॉग्निटिव वॉरफेयर ऑन है, पर इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है। वर्ल्ड की वॉर इकोनॉमिक्स जो है उसको फंड करने के लिए ऐसे युद्ध चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो ये इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल में आज हम खड़े हैं। 5 साल के बाद में आप पुनः मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि ईरान पर हमले कब तक जारी रहेंगे। अच्छा जी, तब तक हो नहीं। मैंने एक शब्द जो कहा सर, जो डॉलराइजेशन की जो बात हो रही थी, हम देख रहे थे कि दुनिया इस तरफ बढ़ रही थी कि डॉलर पर ही हम डिपेंडेंसी क्यों रहे। बट लगातार ये जो युद्ध चला, चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर ले, और उसके बाद इस युद्ध के बाद से ये शब्द ही समाप्ति की तरफ बढ़ गया। तो क्या अमेरिका का ये भी रहा है कि डॉलर जिस तरीके से गिरता हुआ जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू गिर रही थी, लोग आपसी करेंसी में तेल का व्यापार कर रहे थे, तो अमेरिका का वो भय यहाँ काम किया और चीज़ें ये हुई कि
अब समय आ गया है दोबारा से डॉलर को उस तरफ लाने देखिए का। इस समय वर्ल्ड का जो जितना भी हाँ। जियोपॉलिटिक्स है वो एक करवट ले रही है। आपको हुँ। बहुत सारी चीज़ें इस युद्ध के बाद में नहीं दिखेंगी। हुँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको मिडल ईस्ट का नक्शा बदलते हुए दिखाई देगा। यदि पाकिस्तान ने अपनी गोटियाँ ठीक से नहीं खेली तो हो सकता है पाकिस्तान का नक्शा भी तब्दील हो जाए। मुझे तो अनुमान ये भी है कि जिस प्रकार से सीरिया में एक यूएसए के डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या बलूचिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने सैंक्शन किया है, कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकते? सारी खनिज संपदा बलूचिस्तान के पास है, पाकिस्तान में बचा क्या? जी। तो फिर मैं पाकिस्तान का साथ क्यों दूँ? हुँ। तो मैं पहले बलूचिस्तान को आज़ाद करूँगा मैं और हुँ। बलूचिस्तान के साथ डिस्कस करूँगा, ये भी तो संभव है। जी। युद्ध में बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ हो सकता है हुँ। और भारतवासी से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप निडर होकर हुँ। पॉपकॉर्न लेकर बैठिए, टीवी पर या किसी भी सूरत में युद्ध को एन्जॉय कीजिए, हुँ। क्योंकि इसके ऊपर युद्ध की आँच जो है, वो आपके ऊपर आने वाली है नहीं। हुँ। जो आँच दिखाई दे रही है, वो क्रिएट की गई है, असल में ऐसी आँच है नहीं। हुँ। इस समय आप भारत में पैदा हुए हैं, हुँ। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए सोने से पहले हुँ। कि इसके अलावा जिस देश में पैदा होते आपके बुरे हाल होते। मगर पाकिस्तान तो धमका ही रहा है रोज़। पाकिस्तान को देखिए पाकिस्तान के पास में है क्या? हाँ। अगर आपके पास में करने के लिए कुछ हो तो अपने देश पे ध्यान दो, हुँ। वरना आप धमकी देते रहो हुँ। और धमकी का असर जो होता है वो होता नहीं है। हुँ। हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, हुँ। कुत्ते जो हैं वो अक्सर भौंकते रहते हैं। तो मयंक सर, जो मुख्य चीज़ें आपने बोली कि इस युद्ध के बाद कई देशों के नक्शे जो हैं वो बदल जाने वाले बिल्कुल, बिल्कुल मुझे दिख रहा है हैं। हाँ। कि नक्शे बदलेंगे और काफ़ी जियोपॉलिटिक्स काफ़ी करवट लेगी। भारत जो है वो अपने बहुत सोचे समझे तरीके से डिप्लोमेसी को चला रहा है और मैं तो कायल हो गया हमारी डिप्लोमेसी का कि जिस प्रकार से हमने अपने कार्ड्स खेले, मुकाबला नहीं है उसका।